Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. प्रणाम सर। Good morning. Good morning. कुछ Good morning, sir. अभी तक बहुत गुड मॉर्निंग नहीं है। 215 रहते हैं, 140 है, इसका मतलब अभी लोग ज्वाइन करेंगे देर से, राइट? Yes, sir. क्योंकि 80 लोग का कम होना अच्छी बात नहीं है। एनीवे, आई डोंट नो कि आपको ये अनाउंसमेंट हो नहीं पाया होगा नेचुरली, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है कि लेस पीपल आर ज्वाइनिंग। नीता पांडे, गुड मॉर्निंग। वी शुड बी मोर। आप सब जानते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम रिटायर्ड टीचर के संग ज़्यादा होती हैं। द प्रॉब्लम इज कि मुझे कुछ और काम भी करने पड़ते हैं आप लोगों के अलावा। तो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, विजय एंड बॉबी। तो मुझे छुट्टियां भी ज़्यादा लेनी पड़ती हैं और क्लास भी ज़्यादा लेने पड़ते हैं। तो दैट्स ए प्रॉब्लम दैट आई फेस। तो मैंने स्वाति से पर्सनली रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे आगे 2-3 ऐसे टॉपिक पढ़ाने हैं जिसके बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता। तो आई सेड कि भाई मुझे आज दे दो, क्योंकि मैं तो शायद अब जब तक कॉन्वोकेशन नहीं हो जाएगा आई विल नॉट बी एबल टू टेक क्लासेस। कॉन्वोकेशन इज ऑन 23rd, तो मैं तो 25th के बाद ही क्लास ले पाऊंगा। तो मैंने आज उससे रिक्वेस्ट किया कि आज मुझको क्लास दे दो बिटिया रानी। तो बिटिया रानी एग्रीड। लेकिन आप लोगों को कुछ आइदर यू पीपल हैव नॉट इन्फॉर्म्ड अदर्स, या क्लास में कुछ कम बच्चे हैं, आज एक बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। Yes sir, because your information we will not get. तो सर ग्रुप पे गया था मैसेज। सर मैम टेलीग्राम पे मैसेज की थी। हाँ, तो धीरे धीरे हो सकता है लोगों को लग रहा हो, जोड़ रहे हो। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आई टीच इन बोथ द लैंग्वेजेस एंड शी टीचेस मोर इन इंग्लिश एंड लेस इन हिंदी। So there are some Hindi medium students who wish to join but have not able to join. Anyway, we have to start, क्योंकि Keynesian fundamental equations are very difficult to understand. मैं पहले दिन से बता देता हूं कि अगर ये समझ में ना आए, नो प्रॉब्लम्स। क्योंकि ये जो केन्स है, केन्स ऑफ 2010, अभिषेक, मैक्रो पढ़ने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम केन्स। केन्स जो है उसकी विशेषता ये है कि ही स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम मनी। ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ मार्शल, बिकेम लेक्चरर इन 1998 इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बिकेम एन IES ऑफिसर इन 2008। No, Uttam Srivastava, all the classes will be held. She'll be taking my classes. Right? मैम लेंगी, right? और नेचुरली हम अपने इन क्लासेस को कंपनसेट करेंगे फ्रॉम सैटरडे एंड संडे। अभी बोर्ड शुरू ही नहीं किया, अभी तो मैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। होता है ना, सांप वाला जब दिखाता है नाग नागिन का डांस, तो सांप बहुत देर में निकालता है अच्छे वाले, भीड़ जमा हो जाए, पैसे मिले, नहीं तो क्या फायदा होगा। This is what I am doing at this point of time. I am doing that only. I am wasting my time. तो 2008 में IES हुआ. Then he started writing about money, and he wrote a book named as A Treatise of Money in 2 parts. करीब करीब 450 पेज की किताब। And he wrote, treatise माने ही होता है, it means everything about money. And he gave certain fundamental equations about money itself, money and prices. अभी केन्स का दिमाग पूरा खुला नहीं है। केन्स 1936 में जाकर खुलेगा। What happened is, once we take it, जब हम लोग पहुंचेंगे 1936 में, then Keynes becomes difficult because he adds expectations into economics. पहला आदमी है जिसने अर्थशास्त्र में प्रत्याशाओं, predictions, इनकी बात की। He started studying about predictions and expectations.
तो जब हम प्रिडिक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट फ्यूचर, वी टॉक अबाउट अनसर्टेनिटीज, वी टॉक अबाउट रिस्क्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दैट इज व्हाई दैट केन्स इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. केन्जियन थियरी ऑफ इंटरेस्ट पहले पढ़ाऊंगा और तब मैं उसको मैक्रो में ले जाऊंगा एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आपको मैक्रो समझ में आने लगेगा. आई ट्राई माई बेस्ट. मैं मैक्रो नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होगा. अभी दिखेगा नीरज, बोर्ड भी दिखेगा. हम तो दिख रहे हैं ना अभी, तो हम दिख रहे हैं तो बोर्ड भी आएगा. बिना बोर्ड के हम कैसे पढ़ाएंगे? एटलीस्ट आई कैन नॉट टीच बिना विदाउट अ बोर्ड. तो हम क्या कर रहे हैं कि आज आई एम टीचिंग यू मैं उसके नोट्स आपको अलग से दे दूंगा. दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज आई एम प्रेजेंटिंग केन्स ऑफ 2010, राइट, विच ही हिमसेल्फ कंडेम्स, जिसको वो खुद ही कंडेम करता है. कहता है कि अगर इफ यू रीड द लाइन्स ऑफ जनरल थ्योरी ना, तो पहली 2 लाइनें बड़ी अच्छी लिखी हुई. उसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं तो बड़ा मजा आएगा. ही सेज कि मैंने किताब लिखी थी इन 1910. उस किताब को अब मैं पढ़ता हूं तो लगता है कोई पागल प्रलाप कर रहा है. मैड मैन इज वीपिंग. एक्चुअली कारण बिल्कुल सिंपल था. ही कुड नॉट टेल एवरीथिंग क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था रास्ता. ही न्यू समथिंग इज रॉन्ग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ही न्यू. लेकिन क्या गलती है? ही डिडंट. पढ़ाया किसने? मार्शल ने. अब टीचर के खिलाफ कोई बात लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं, उसको बात कहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो दैट बिकेम ए प्रॉब्लम फॉर हिम. तो इसलिए आज जो हम केन्स पढ़ने जा रहे हैं वो वाला केन्स है विच इज ए कैम्ब्रिज केन्स ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ कैम्ब्रिज इक्वेशंस एंड ट्राइंग टू ब्रिंग द न्यू मैक्रो इकोनॉमिक थियरी. लेकिन अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आई. व्हाट ही इज सेइंग, वो कहता क्या है, यहीं से मैंने शुरू किया था और मैंने कुछ वर्ड्स आपको बता दिए थे. नाउ आई एम प्रेजेंटिंग. अब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं. हालांकि अभी भी 20 बच्चों से ज्यादा कम है, लेकिन चलिए, जब कम है तो कम है. ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं सबको कर पाऊं. जो और बच्चे मेरे होते हैं वो नहीं जुड़ पाएंगे. नो प्रॉब्लम्स. नाउ व्हाट ही सेज इज दैट there shall be at least 3 kind of prices. I told you on that day. Pi is general price level which shall be compared to P of Fisher. Fisher का मतलब जो प्राइस लेवल है वो केन्स के हिसाब से पाई है और सामान्य आउटपुट माने टोटल उत्पादन पाई ओ. फिशर क्या लिखते हैं अगर आपको याद हो? पीटी. तो ये जो पीटी है दिस इज सेम एज पाई ओ. But he says there can be prices of consumer goods, which is P. They shall be multiplied by only consumer goods. Cycle, table, whatever it is, computers, laptop, which we consume. And then there are prices of investment goods, which we invest. Sorry, this is R. This is C. Prices of capital goods. This is multiplied by P dash C. Right? Then he tries to describe the relationship. I told you another word, that is E, which is actually total money supply. Which will purchase both consumer goods, इनसे consumer good भी खरीदेंगे and capital goods भी खरीदेंगे. देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं. प्लीज रिमेंबर, मैं पहले सेकंड फंडामेंटल इक्वेशन पर लिख रहा हूं. आप कहेंगे फर्स्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं? मैं बताऊंगा मैं फर्स्ट क्यों नहीं लिख रहा हूं. पहले सेकंड फंडामेंटल इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि हाउ मच क्लोज ही इज टू फिशर एंड कैम्ब्रिज. द सेकंड फंडामेंटल इक्वेशन इज रिलेटेड टू जनरल प्राइस लेवल. What is general price level? Pi O is equal to PR plus P dash C. Pi is general price level, सामान्य कीमतें सबकी. पाई की परिभाषा भी हमने लिखी है. Pi is equal to under root P into P dash. We know this.
दिस वी हैव ऑलरेडी स्टूड, मैंने इसको लिखा भी दिया। तो पाई ओ इज इक्वल टू पी आर प्लस पी डैश सी, दैट मीन्स दिस इज total consumer goods multiplied by their prices, this is capital goods multiplied by their prices. Now this can be written as E minus S plus I. बहुत सिंपल है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। What is PR? टोटल कंज्यूमर गुड्स। तो जो टोटल मनी सेविंग्स के लिए निकाल दिया वो किस पर खर्च किया? कंज्यूमर गुड्स पर। तो पी आर, एक्सप्लेनेशन इधर लिखता जाता हूं, पी आर इज इक्वल टू ई माइनस एस। जितना मनी इनकम है हमारी, उसमें से जितना मनी इनकम को हमने सेव कर लिया, वॉट एवर वी हैव सेव्ड विल बी स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स। सो इंस्टेड ऑफ पी आर वी हैव रिटन ई माइनस एस. And instead of P dash C, we have written investment. This saving will be invested. So this is E minus S upon I. But mathematicians say it's better to write like this. It's better to write like this. And it is further better because you want to find out the prices. It's better to write like this. E upon O plus I minus S upon O. सिंपल सेकेंड फंडामेंटल इक्वेशन। ये उनका दूसरा मौलिक समीकरण है। मैं पहला भी पढ़ाऊंगा, आई टेल, डोंट वरी अबाउट इट, आई टीच दैट ऑल्सो। दैट जनरल प्राइस लेवल डिपेंड्स अपॉन ई अपॉन ओ प्लस आई डैश माइनस एस अपॉन। अब थोड़ा दिमाग को खोल लीजिए। खोल लीजिए का मतलब क्या है? मैं फिशर से कंपैरिजन बाद में करूंगा। पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जो केन्स ने लिखा, विच इज वंडरफुल, विच इज रियली वेरी गुड, बट देन ही गेट्स कंफ्यूज्ड। जैसे मार्शल कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे ही गेट्स कंफ्यूज्ड। Prices depend upon E upon O. What is E upon O? This is total monetary income. This is total output. We call E upon O as cost of production. उत्पादन लागत। किसी भी वस्तु की कीमत, द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इन द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं केन्स, विच इज रियली वेरी करेक्ट, बट इट कैन बी मोर देन एंड इट ऑल्सो कैन बी लेस देन। डू रिमेंबर दैट इज आई। क्या हो गया भाई? देखो, डिस्टर्ब नहीं करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। अभी भी बच्चे आ गए हैं काफी। व्हाट्स द प्रॉब्लम भाई विवेक? डोंट डिस्टर्ब, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत मुश्किल है समझना। मुझे खुद लगता है कि मैं कैसे समझा पाऊंगा आज आधे घंटे में, नहीं तो फिर शायद मुझे कुछ रिपीट करना पड़ेगा व्हेन आई कम बैक ऑन 25th और समथिंग लाइक दैट। ध्यान से देखिए। The first part seems to be very correct, no problems like that. बिल्कुल सही सही दिख रहा है। Prices depend upon cost of production. किसी भी चीज का प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर होगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसको ध्यान से देखिए। इट इज I minus S. If I is greater than S or I is equal to S or I is less than S, तीन सिचुएशंस हो सकती है। इफ I is greater than S, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? दिस विल बिकम पॉजिटिव। तो जो प्रोड्यूसर है ही विल स्टार्ट गेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट भी तो मिलता है ना। कौन सा प्रॉफिट? पॉजिटिव प्रॉफिट। इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स, ही गेट्स प्रॉफिट। इफ I is equal to S, then this equation will become zero. Anything divided by zero is infinity. इसको कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। Then it will be sold on normal profit. That means
no profit, no loss, perfect competition. But suppose I is less than S, then this will become negative. अगर ये नेगेटिव हो गया तो commodities will be sold at less than profit. We may call it loss or we can also call it minus. बिल्कुल बढ़िया बात लिखी हुई है. Prices depend upon E upon O, that is the cost of production, plus something more. What is that more that we are going to explain? पहले इसको समझाऊंगा तब आगे जाऊंगा. And then we know that. Excuse me, sir. क्या हुआ भाई? क्या प्रॉब्लम है बताओ तो यार. सर प्लीज एक बार और समराइज कर दीजिए सर. अच्छा करता हूं भाई. हमको लगता है कि पहले समझिए. पाई ओ प्राइसेस जनरल लेवल प्राइसेस किसके होंगे? दिस इज पी इंटू आर. सारे कंज्यूमर गुड्स हैं आर. मैंने उस दिन लिखा दिया था सबको, आर इज कंज्यूमर गुड्स, पी आर देयर प्राइसेस. अब इसमें हॉर्स है कि टेबल है कि पेन है कि शर्ट है की बात हम नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ जनरल प्राइस लेवल ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस. इसमें क्या है? पी डैश सी में क्या है? किस चीज के प्राइसेस हैं? इन्वेस्टमेंट गुड्स. इन्वेस्टमेंट गुड्स इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट गुड वुड भी हो सकती है, इट कैन बी व्हीट. अब व्हीट का कंजम्पशन मिला है तो यहाँ कोड जोड़ा, इन्वेस्टमेंट मिला है तो यहाँ जोड़ा. These are the prices of investment goods. तो total prices are an addition of investment goods plus consumer goods. अब आया E. E क्या है? E is total money supply. Total money supply. इसमें से जितना सेविंग निकाल दोगे तो किस पर खर्च करोगे? सेविंग निकाल दिया तो किस पर खर्च होगा? कंज्यूमर गुड्स पर खर्च होगा. तो पीआर की जगह हमने क्या लिख दिया? ई माइनस एस. और क्या चीज लिखी? कोई नई चीज थोड़ी लिखी. और पी डैश सी जो बाकी पैसा बचा किस पर खर्च हुआ? कैपिटल गुड्स पर. पी डैश कैपिटल गुड्स का प्राइसेस है तो ये किस पर खर्च हुआ? आई पर खर्च हुआ. तो टोटल इक्वेशन बन गई ई माइनस एस प्लस आई, विच इज हमने बेटर ढंग से लिख दिया ई प्लस आई माइनस 1. तो जब हमको केवल जनरल प्राइस लेवल निकालना है पीगू की तरह तो हम क्या निकालेंगे? ई अपॉन ओ प्लस आई डैश माइनस एस अपॉन ओ. ये क्या है? मैंने बताया दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए गुड. मेज बनाना तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुर्सी बनाई तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन कीमतें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि कभी कभी प्रॉफिट मिलता है. कीमतें प्रोडक्शन से घट जाती हैं, कभी कभी नेगेटिव प्रॉफिट मिलता है और कभी कभी नॉर्मल प्रॉफिट भी मिलता है. और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है. कभी कभी प्राइसेस बढ़ जाती हैं और लोगों को विंडफॉल प्रॉफिट मिलता है, कभी कभी प्राइसेस घट जाती हैं और सेलर को लॉस उठाना पड़ता है. ये रियलिस्टिक चीज है, इसमें गलती कहां है? कोई गलती नहीं. यहां तक केन्स बिल्कुल ठीक चल रहे हैं. अब केन्स के सामने जो प्रॉब्लम आएगी वो समझने की कोशिश करनी है. दिस इज व्हाट आई विश टू टीच. जो मुझे मेन पढ़ाना है वो पढ़ाना है. मैं फिशर से इसका कंपैरिजन करूंगा तब तो आसान लगने ही लगेगा, लेकिन आई वांट टू टीच यू समथिंग मोर डिफिकल्ट जो आपको समझ में आ जाए. तो पाई इज इक्वल टू ई अपॉन ओ, ये तो हमने देख लिया. ई अपॉन ओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. क्यों? ये टोटल आउटपुट है. मान लीजिए 100 कमोडिटी, ये टोटल मनी सप्लाई है 200, तो 200 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 रुपए कॉस्ट आ गई. ये तो ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं. अब आया आई माइनस एस अपॉन, यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा हो, यानी लोगों ने बचाया है पैसा कम और इन्वेस्टमेंट हो गया ज्यादा. कैसे हो सकता है ज्यादा? बैंक से उधार लेकर ज्यादा हो गया. हो सकता है. इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम भी हो सकता है. हमने बचाया हो ज्यादा और लोग इन्वेस्ट करने आए कम. यहां केन्स एक नई बात कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सच में हमको समझ में आनी चाहिए. सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड्स या जो भी सेविंग करते हैं. इन्वेस्टमेंट कौन करता है? नेचुरली हमारा जो इन्वेस्टर है.
सवाल है जो इन्वेस्टर है उसका डिसीजन किस पर निर्भर करेगा। उसको प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, कम प्रॉफिट दिखाई देगा तो कम इन्वेस्टमेंट करेगा। सेवर जो है वो सेविंग करता है, इसका डिसीजन अलग चीजों पर निर्भर करता है, इसका डिसीजन अलग चीजों पर निर्भर करता है। ये दोनों को बराबर क्यों होना चाहिए, केन्स ने सवाल पूछा। बिल्कुल सही सवाल है। किसी समय इकोनॉमी में मंदी आ गई, इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है, किसी समय तेजी आ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। ही इज आस्किंग राइट क्वेश्चंस, देयर इज नो डाउट दैट ही इज आस्किंग राइट क्वेश्चंस, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि मार्शल ने या बाकी लोगों ने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बनाई है। ये थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आपने पिछली साल पढ़ी है, इसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जरूर पढ़ाने जा रहा हूं, भले मेरा टाइम आज वेस्ट हो जाए और मुझे दोबारा पढ़ाना पड़े, लेकिन आई वांट टू टीच। मैं जानता हूं स्वाति ने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, आई नो दिस। स्वाति इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन माय डिपार्टमेंट, मुझसे तो लाख दर्जा अच्छा पढ़ाती है, लेकिन वो अलग बात। मैं इसको दोबारा पढ़ाना चाहता हूं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या कहती है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहती है, ध्यान से पढ़िए, कहती है कि एक होगा इंटरेस्ट रेट, जैसे कि एक होता है प्राइस। अगर हम इस इंटरेस्ट रेट की बात करें, मान लीजिए हमने कहा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट करने वालों की डिमांड जो होगी वो कैसी होगी? हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस विल दे इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कम करेंगे। अगर मान लीजिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कौन आदमी जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा? 15 पर कम लोग करेंगे। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाए, 2% हो जाए, अगर 2% हो जाए थोड़ी देर के लिए, मान ले हम लोग, इट बिकम्स 2%, तो ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। दैट इज ए सर्टेनिटी। तो इन्वेस्टर्स की जो डिमांड होती है वो कैसी होती है? इट इज इंटरेस्ट इलास्टिक। Higher the interest, lesser the demand, lesser the interest, add. अब वो क्लासिकल से एक और चीज कहते हैं, ध्यान से देखिए। इसी को अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बहुत चीज पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। वो कहते हैं सेविंग्स जो हैं वो किसका फंक्शन है? सेविंग्स इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल जैसे किसी कमोडिटी, चीनी, दाम बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, दाम घटेगा सप्लाई घटेगी। दिस इज व्हाट दे से, एंड दे से कि देयर विल बी ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो जाएगा एंड टोटल सेविंग्स एंड डिमांड भी तय हो जाएंगी। सपोज दिस इज 9%, सपोज दिस इज 10 लाख करोड़। अब जो मेन क्वेश्चन जो मेरे को आपको समझाना है, जहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होगी, वो क्या है? देखिए, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें, इस पैराडॉक्स को मैंने नहीं पढ़ाया है, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें तो क्या दिखाई देगा, और उसको अगर हम मैक्रो कर दें तो क्या गलती आएगी? ये केन्स को समझ में नहीं आया है, मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जब केन्स को समझ में आएगा तो वो भी आपको पढ़ाऊंगा। सपोज कि 4 बैंक हैं, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक पंजाब नेशनल बैंक है, एक इंडियन बैंक है। अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट पर 8% है, यहाँ 8.25% है, यहाँ 8.5% है, और यहाँ मान लीजिए 8.15% है एक, तो ये बताइए कि किस बैंक में सेविंग्स लोग रखेंगे? नेचुरली जहां पर रिटर्न ज्यादा हो। बट नेचुरल है, ऐसा होगा ही होगा। हर आदमी सेविंग कहां रखेगा? पीएनबी में। देखिए, पीएनबी में ब्याज दर ज्यादा है, सेविंग ज्यादा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिस इज 100% करेक्ट। हमने इसी को जनरलाइज कर दिया कि रेट ऑफ सेविंग बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सेविंग्स बढ़ेगी। अब जरा सोचिए कि किसी आदमी को 10,000 रुपए महीने मिलते हैं, क्या वो आदमी यह मूर्खता करता है कि बैंक जाए कहे 5% ब्याज दर है तो मैं 200 रुपया बचाऊंगा,
10% ब्याज दर है तो मैं 500 बचाऊंगा, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं 1000 बचाऊंगा, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं 5000 बचाऊंगा, और 60% इंटरेस्ट रेट है तो मैं कुछ खाऊंगा ही पीऊंगा नहीं, सारा पैसा बचा लूंगा। डज इट हैपन? Saving is not a function of rate of interest. Saving is a function of income. ये जो मूर्खता हुई क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से क्यों हुई, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्लासिकल्स ने माइक्रो का एग्जांपल लिया, जहां जिस बैंक का ब्याज दर ज्यादा था सेविंग्स वहां ज्यादा हुई। क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने यहां से पैसा यहां डाल दिया, यहां से पैसा यहां डाल दिया, यहां से पैसा यहां डाल दिया। टोटल सेविंग्स डिड नॉट इंक्रीज, सेविंग्स बिल्कुल नहीं बढ़ी। इन रिटर्न बढ़ने के कारण लोगों ने पीएनबी में पैसा डाला था, यहां नहीं डाला था। क्लासिकल इंटरेस्ट थ्योरी में सबसे बड़ी गलती यह है कि हाउस होल्ड या सेविंग को किसका फंक्शन बना दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन बना दिया, जबकि सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ वाई। वो क्या कहते हैं, अगर सेविंग्स बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल जाएगा, यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और घट जाएगा तो एक मतलब बाकी सारी चीजों में चेंज आ जाएगा। जस्ट लुक एट इट, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डायग्राम बनाते हैं, विच इज नॉट करेक्ट एट ऑल, बिल्कुल सही है ही नहीं। तो जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द फिशरियन थ्योरी, पता नहीं कौन सी आपको पढ़ाई गई नहीं जानता हूं, बट दिस इज क्लासिकल थ्योरी। अब ये थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहती है कि आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एस। क्यों? क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगा, तो आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एस। जैसे किसी कमोडिटी के प्राइस डिटर्मिनेशन पर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है, इसी तरह इंटरेस्ट रेट पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो फॉर क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एस, कभी कुछ होगा ही नहीं, जबकि ये गलत थ्योरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको मार्शल ने पढ़ाया है, अब केन्स को तो पता ही नहीं कि इसमें गलती क्या है। केन्स डज नॉट नो व्हाट इज द फॉल्ट इन इट। वो एक इक्वेशन तो बना के बैठ गया, दिस इज वंडरफुल इक्वेशन। इस इक्वेशन को अब मैं समझाने जा रहा हूं, लेकिन पहले समझ लीजिए कि उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वो दैट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। और जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो गलत क्यों है? बिकॉज इट एज्यूम्स सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट सेविंग्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई। सेविंग्स एंड वाई दे आर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहिए, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे कि अभी गड़बड़ हो गया। तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट केन्स फेसेस। केन्स इस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को जानता है। अगर वो इस इंटरेस्ट थ्योरी को ना जानता होता, नई इंटरेस्ट थ्योरी दे चुका होता, तब ये थ्योरी कितनी अच्छी है पहले मैं इसको बताऊंगा, फिर ये थ्योरी क्यों गड़बड़ हो गई इसको बताऊंगा, और फिर ये बताऊंगा कि ये थ्योरी फिशर की क्यों हो गई। मैं इसको डिटेल में पढ़ा दे रहा हूं, अगर नहीं समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में केन्स तो अपने आप को क्लियर कर ही लेता है। नाउ टेक अपॉन द थ्योरी पाई इज इक्वल टू ई अपॉन ओ कॉस्ट ऑफ प्लस आई माइनस एस अपॉन ओ। इफ आई इज ग्रेटर देन एस, माने लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहते हैं और सेविंग हुई है कम, सेव करने वालों ने बचाया 10 लाख रुपया, इन्वेस्टमेंट करने वालों ने बचा दिया 12 लाख रुपया, कर दिया 12 लाख, अब 2 लाख तो ज्यादा हो गया। तो अगर टोटल खर्चा बढ़ गया, टोटल खर्चा माने कंजम्पशन गुड्स पर तो जो खर्च हो रहा है वो तो हो ही रहा है, प्लस आई एस से ज्यादा हो गया, यानी ब्याज दर के परिवर्तन के कारण अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, किसका? बिजनेसमैन का। अगर आई एस से कम हो गया तो घाटा होने लगेगा। ये घाटा क्यों हो रहा है? देखिए क्या बताता है कि जो प्राइसेस हैं 2 चीजों पर डिपेंड करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस इंटरेस्ट रेट। पहली दफे किसी अर्थशास्त्री ने ब्याज दर से भी कीमतों को जोड़ा। कौन आदमी है? केन्स।
ही ट्राइड वेरी न्यू थिंग्स, बहुत बढ़िया रिजल्ट निकालने की कोशिश की, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। उनकी थ्योरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन होता है, आई और एस से होता है, और इसी पॉइंट पर हो जाता है, एंड दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एस। इफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू एस, तो इस इक्वेशन में क्या लिखेंगे, पाई इज इक्वल टू ई अपॉन ओ, या पाई ओ इज इक्वल टू ई, या पाई ओ इज इक्वल टू एम इंटू वी। यही तो फिशर ने लिखा है। तब फिशर ने और इन्होंने क्या अलग लिखा, अगर आई इज ऑलवेज इक्वल टू एस, अगर हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को मान लेंगे तो प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होगी, वो तो वहीं आ जाएगी वापस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कभी फिक्स्ड ही होगा और आई और एस हमेशा बराबर ही होगा। तो अगर आई और एस हमेशा बराबर होगा तो इंटरेस्ट रेट का प्रभाव प्राइसेस पर कैसे पड़ेगा, प्राइसेस पर कैसे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट पर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, सब बेकार हो जाएगा, इनकी पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी। अब केन्स बड़े चक्कर में, ना उनको मालूम है कि इंटरेस्ट रेट की कोई और थ्योरी हो सकती है, ना वो बेचारे इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और इक्वेशन बना के बैठ गए, बड़ी सी एक बढ़िया सी इक्वेशन बना के बैठ गए, और ये इक्वेशन सच में अच्छी है, बिकॉज दिस सेज प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। बिल्कुल बढ़िया इक्वेशन है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करें। तो केन्स के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तब उन्होंने एक ऐसा काल्पनिक बनाया, एक इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन दिया, और वो भी किससे सीख के दिया, मार्शल से सीख के दिया। वो इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा दे रहा हूं। वो कहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो इंटरेस्ट रेट है, दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेर इज आई इज इक्वल टू एस। Market rate of interest can be different. Market rate of interest can be lower and higher. This is market rate of interest. ध्यान से देखिए क्या नया कल्पना कर दी, नॉर्मल प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस। अब जब ये कल्पना आपने कर दी तो इसका मतलब है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर भी हो सकता है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके नीचे भी हो सकता है। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से देखिए, MRI, और इसको हमने लिखा NRI, और इसको हमने लिखा MRI, बाजार ब्याज दर, सामान्य ब्याज दर। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन करते हैं। MRI कैन बी ग्रेटर देन NRI, MRI कैन बी लेस देन NRI, एंड MRI कैन ऑल्सो बी इक्वल टू NRI। तो अगर MRI ऊपर है, ये क्या चीज है, इन्वेस्टमेंट, ये क्या चीज है, सेविंग। तो यहां देखिए सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, MN। ध्यान से देखिए, ज्यादा क्या है, सेविंग, और इन्वेस्टमेंट क्या है, कम, यानी सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। तो यहां प्लस की जगह आ गया माइनस, क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन दिस। ये हो गया 10, ये हो गया 8, तो ये हो गया -2। तो अगर ये कम है तो क्या असर होगा, इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन NRI, देन I will be less than S, then prices will be less than cost of production. अगर MRI NRI से ज्यादा है तो I will be greater than S, prices will be greater than cost of production. और अगर MRI NRI से कम है, बराबर है, I is equal to S, then prices will be equal to cost of production, और कुछ हो ही नहीं सकता। अब उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि सही चीज है, आई और एस का बराबर होना जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है वो हम लोग बाद में भी समझ सकते हैं, लेकिन इसका समान होना, बराबर होना जरूरी नहीं है। दिस इज व्हाट वी नो, दिस इज व्हाट वी कैन थिंक ऑफ। ये हमको सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, ये सोच लीजिए
केन्स की प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने एक इक्वेशन तो अच्छी सी बना दी, लेकिन अभी भी वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में बिलीव करते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहती है कि प्राइस इंटरेस्ट रेट ऐसा होगा जिस पर आई बराबर एस होगा। आई और एस में चेंज कब होगा? जब सप्लाई बढ़ जाए या सप्लाई घट जाए, अदरवाइज तो ये चेंज होने वाला है ही नहीं। अब केन्स फंस गए, तो उन्होंने एक नई इक्वेशन निकाल दी, एनआरआई एमआरआई, और ये कल्पनाएं कर डाली। लेकिन कल्पनाएं करने के बाद पता ये चला कि इसका कोई नतीजा निकल नहीं सकता है। देयर नो रियलिस्टिक सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड। तो मैंने आपको इक्वेशन नंबर 2 पहले क्यों पढ़ाई? उसका कारण है कि मैं जनरल प्राइस लेवल पढ़ाना चाहता था, और जनरल प्राइस लेवल में मैं इक्वेट करना चाहता था। किसको इक्वेट करना चाहता था? मैं पाई को पीटी बराबर एमवी से एक्सप्लेन करना चाहता था। E इज इक्वल टू एम अपॉन वी, पीओ इधर चला गया तो दिस इज इक्वल टू पीटी एम वी, यानी दोनों इक्वेशनें तो एक ही हो गई, बोथ द इक्वेशंस आर सेम। तो केन्स कुछ नया कर ही नहीं पाए। केन्स ने कुछ बड़ा खोजा, बड़ा बढ़िया बढ़िया खोजा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाए। ठीक है ना? अब मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन बता देता हूं, एक्सप्लेन बहुत नहीं करता, और इसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म पर आ जाता हूं। फिर पढ़ेंगे केन्स। कौन सा केन्स? 1936 का केन्स। जिस समय हम 1936 का केन्स पढ़ेंगे तब हमको समझ में आने लगेगा कि व्हाट वी एक्चुअली से। इक्वेशन या फंडामेंटल इक्वेशन नंबर 1 होनी कितनी चाहिए? 3 इक्वेशनें होनी चाहिए, एक पाई की, एक पी डैश की और एक पी की। लेकिन उन्होंने कितनी इक्वेशनें दी हैं? 2 दी हैं, 2 इक्वेशंस दी हैं। इक्वेशन नंबर 1 मैं अभी बताने जा रहा हूं, 2 मैं बता चुका हूं, 3 उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाई इज इक्वल टू पी डैश इंटू पी अंडर रूट। अगर ये मालूम है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो उनकी जो सेकंड इक्वेशन है थोड़ा डिफिकल्ट है, डेरिवेशन लिख लीजिए मेरे साथ साथ, मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं। उन्होंने लिखा पी डैश सी। अब आप जानते हैं कि इसको हमने क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट गुड्स पर होने वाला खर्च। कौन सा? जो हमने एज्यूम किया है, जो पैसा निकाल के रखा है। किसके लिए निकाल के रखा है? दिस इज ई माइनस एस, सॉरी ई माइनस सी। जो खर्चा कर दिया कंजम्पशन पर, उसके बाद जो बचा दैट इज पी डैश सी। तो इसको हम लोगों ने बता दिया, इसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ये इक्वेशन किसके बराबर होगी, कहां से आएगी, इसको पहले समझें। टोटल कितना होगा? पाई ओ में से अगर आप पी आर घटा दें तो आपको ये मिल जाएगा। ये क्या है? टोटल मनी इनकम। इसमें से ये क्या घटा दिया? कंजम्पशन इनकम। तो बच क्या गया? इन्वेस्टमेंट इनकम। इक्वेशन बड़ा सिंपल है, आराम से लिखते चलिए, धीरे धीरे लिखा रहा हूं ताकि इक्वेशन लिख लें। मुझे नहीं मालूम किसी किताब में है कि नहीं, लेकिन एक देयर इज अ बुक ऑफ एस एन लाल जिसमें मैंने ये चैप्टर लिखा है, वहीं पर शायद ये इक्वेशन मिलेगी, और फंडामेंटल इक्वेशंस कहीं मिलती नहीं है। फॉर हिंदी रीडर्स इट इज गुड फॉर देम कि देयर इज अ बुक ऑफ एस एन लाल ऑफ मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस in which I have written this chapter, and that is why these fundamental equations are there. अब आपको बाकी जगहों पर शायद ना मिले। तो this is what? This is total money saved for investment. बार बार कह रहा हूं, this is total money saved for investment. तो E माने टोटल मनी, उसमें से हमने क्या निकाल दिया? जो सेव कर दिया। तो बचा क्या? टोटल मनी जो हमको खर्च करना है माइनस कंज्यूमर गुड्स, इस पे जो खर्च कर देंगे वो बचेगा। ये यहां तक बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सेकंड पार्ट देखिए। पाई ओ जो है इसको हम लोग बार बार 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, आर प्लस सी। माइनस पी आर। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नो सर। ठीक, गुड। अब हम लोग पाई आर को यानी पाई ओ को, इस पूरी इक्वेशन को ओ से डिवाइड कर देते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
नहीं आएगी, क्योंकि हमें इधर वाली को भी ओ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें पी डैश सी बटे ओ, और यहां पर भी डिवाइड कर दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, पाई को अलग कर दिया, आर से मल्टीप्लाई करके ओ निकाल दिया, प्लस पाई को हमने सी से मल्टीप्लाई करके ओ निकाल दिया, माइनस पी आर बटे ओ कर दिया। क्यों किया ऐसा, हमारी जरूरत क्या करने की पड़ गई, क्योंकि मैंने एक शब्द लिखाया है आई डैश। आई डैश का मतलब होता है पाई इंटू सी बटे ओ, जो कैपिटल गुड्स का पर होने वाला खर्चा है उनके प्राइसेस को मल्टीप्लाई करके ये मिलता है आई डैश। तो हमने क्या लिखा, पाई इंटू आर बटे ओ प्लस आई डैश माइनस माइनस ये हिस्सा क्या है एस बटे ओ। यहां पर क्या लिखा है बाई साइड में, पी आर बटे ओ। ये ओ सब जगह से कट गया, तो इक्वेशन क्या बची, पी आर इज इक्वल टू पाई इंटू आर प्लस आई डैश माइनस एस बटे। अब हमको निकालना है, सॉरी दिस इज पी डैश, हर जगह पी डैश लिखना भूल गया हूं, ये पी डैश है, ये पी डैश है, ये पी डैश। पी डैश निकालना है तो क्या बचा, पाई इंटू आर प्लस आई डैश माइनस एस इंटू आर, यहां पर आ गया आर, ये कट गया, तो पी डैश डिपेंड्स अपॉन पाई जनरल प्राइस लेवल प्लस आई डैश माइनस एस बटे आर। दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन। डेरिवेशन ना भी करना चाहें तो इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, हम लोग ऑलवेज वी कैन राइट इट। इस इक्वेशन में क्या पता चलता है कि प्राइसेस डिपेंड अपॉन, सॉरी यहां पर नीचे आर डैश, फिर मैं कई जगह भूल रहा हूं, दिस इज आर डैश, क्योंकि आर, दिस इज आर, ठीक है, पाई इंटू आर। तो ये इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए उस इक्वेशन में क्या लिखा था, पाई वॉज इक्वल टू ई अपॉन ओ माइनस आई माइनस एस अपॉन ओ। यहां क्या लिख रहे हैं, पी डैश इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू ई अपॉन ओ, वही प्राइसेस आ गया, प्लस आई माइनस एस अपॉन आर। दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन, दिस इज सेकंड फंडामेंटल इक्वेशन। दोनों बिल्कुल एक ही हैं, बस फर्क क्या है, यहां पाई है, यहां पी डैश है, यहां ओ लिखा हुआ है, यहां आर लिखा हुआ है। सेकंड इक्वेशन में ये ओ को हम डिवाइड करते हैं आर प्लस सी से, एंड दिस इज व्हाट वी गो ऑन डूइंग, इसीलिए ये थोड़ी मुश्किल लगती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। केन्स हैज गिवन दीज इक्वेशंस टू क्लैरिफाई व्हाट, पाई या पी डैश या डिपेंड करती है अपॉन देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस डिपेंड करती है अपॉन आई माइनस एस अपॉन ओ। यहां पर क्या आ जाएगा, आई डैश माइनस एस अपॉन आर, यहां क्या आ जाएगा, आई माइनस एस अपॉन सी। इसको निकाला नहीं उन्होंने कभी, इसलिए इसको लिखा नहीं, इसलिए हम लोग इसको कभी लिखते नहीं हैं। वी डोंट राइट दिस, we write only the first two equations। दोनों इक्वेशनों में एक ही बात उन्होंने बतलाने की कोशिश की है, प्राइसेस डिपेंड अपॉन देयर कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट रेट, प्लस इंटरेस्ट रेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या कह जाते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को मान लेते हैं, जिसमें चाहे आई माइनस एस करें, चाहे आई डैश माइनस एस करें, चाहे कुछ भी करें, we will reach that they will be equal to zero, they will be equal to zero। सिर्फ इस इक्वेशन को मेरे समझाने का एक ही कारण था कि केन्स पहले इकोनॉमिस्ट हैं, केन्स इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिन्होंने कोशिश किया कि जो प्राइसेस हैं दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस रियल थिंग्स माने इंटरेस्ट एंड सेविंग, इंटरेस्ट
इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। इन्होंने पहली दफे यह बतलाने की कोशिश की कि मनी इकोनॉमी एंड रियल इकोनॉमी आर नॉट डिफरेंट। इन्होंने पहली दफे बतलाने की कोशिश की कि मनी इज नॉट न्यूट्रल, प्राइसेस डिपेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक है, दिस इज वी आर टॉकिंग ऑफ एब्सोल्यूट लेवल या रिलेटिव लेवल, but they also depend upon interest rates, investment, saving, output and other things. Unfortunately, उन्होंने जो थ्योरी को एज्यूम कर लिया वो थ्योरी गलत थी। कौन सी थ्योरी थी? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। यहीं से आपका केन्स शुरू होगा और मैं आगे भी पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि केन्स का अटैक ही यहीं से शुरू होगा। केन्स कहते हैं कि जो क्लासिकल ऑटोनॉमी या ऑटोनॉमस, ये क्या है? ऑटोनॉमस का मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? ध्यान से देखिए। उनके हिसाब से एक आदमी ने दिया वेज फंड थ्योरी। वेज फंड थ्योरी क्या कहती है? एंटरप्रेन्योर ने 10 लाख रुपए रख दिए, अगर 50,000 वर्कर आए तो सबको 20-20 रुपए मिलेगा। अगर 1 लाख वर्कर आए तो सबको 10-10 रुपए मिलेगा। अगर 10,000 वर्कर आए तो सबको 100-100 रुपए मिल जाएगा। माने सीधा है, वेज फंड इज फिक्स्ड, वेजेस जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे कम होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, वेजेस कैसे कम ज्यादा हो सकते हैं? उनके हिसाब से वेजेस, प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट आर फुल्ली फ्लेक्सिबल। अब बताइए कि अगर ऐसा होगा तो कोई अनएम्प्लॉयड रहेगा ही नहीं, क्योंकि जितने लोग आए मजदूरी कम करके उनको पेमेंट कर देंगे। तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा है वही बड़ी सिंपल है कि वेजेस घटते जाएंगे। इस थ्योरी का क्या नाम है? आयरन लॉ ऑफ वेजेस। ऑटोमेटिक कैसे है ये भी बता दे रहा हूं, पता नहीं बताया गया होगा कि नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि लोगों को 20-20 रुपए मिलते हैं, सब लोग आराम से जीवन यापन करते हैं, दे लिव हैप्पीली। अगर इनको 20 की जगह 30 मिलेंगे तो क्या होगा? दे विल लिव मोर हैप्पीली, देन प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, then more laborers, wage rate will go down. ऑटोमेटिक। और अगर इनको कम मिलते हैं, लोग भूखे हैं, तो दे विल डाई, वेज रेट विल इंक्रीज। आयरन लॉ ऑफ वेज क्या कहता है? इट सेज दैट एवरीवन विल बी पेड एट सबसिस्टेंस लेवल। सबसिस्टेंस लेवल का क्या मतलब है? बस जिंदा रहोगे, ज्यादा मिला बच्चे पैदा करोगे, देन वेजेस विल डिक्लाइन। कम मिला मर जाओगे, वेजेस विल गो अप। दिस इज आयरन लॉ ऑफ वेजेस। वेजेस उससे ज्यादा मिलेंगे नहीं जितने में आपका जीवन निर्वाह हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा? दिस इज कॉल्ड एज वेज फंड थ्योरी, आयरन लॉ ऑफ वेजेस। वेजेस आर फ्लेक्सिबल। अभी जो हमने इंटरेस्ट रेट की थ्योरी पढ़ी वो क्या कहता है? इंटरेस्ट रेट्स आर फ्लेक्सिबल। अगर मान लीजिए ये बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट विल गो अप, ये घट गया, इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन। इंटरेस्ट रेट्स आर फ्लेक्सिबल, वेजेस आर फ्लेक्सिबल, इंटरेस्ट रेट्स आर फ्लेक्सिबल, प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल। बिल्कुल जितने चाहे चेंज कर दीजिए, फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा बना रहेगा। ये उनकी थ्योरीज हैं, जिसको ज्यादा डिटेल में मैडम स्वाति पढ़ाएंगी, क्योंकि मैं क्लासिकल दोबारा नहीं पढ़ाने वाला, मैं तो क्लासिकल का एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जबकि केन्स बिल्कुल साफ कहता है वेजेस आर डाउनवर्ड स्टिकी। घटा के तो देखिए आप, तुरंत क्या हो जाएगा? बढ़ा दीजिए वो पॉसिबल है, बट घटाइए तनख्वाह, दे आर स्टिकी, डाउनवर्ड दे आर स्टिकी, दे डोंट गेट डाउन। और जो इंटरेस्ट रेट है और प्राइसेस है, उसमें वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो माइक्रो थ्योरीज हैं वो मैक्रो पर लागू नहीं होती, क्योंकि if price of tomato goes down, the demand increases because the demand of some other thing has gone down, that is potato.
अगर इनकम नहीं बढ़ेगी, ध्यान से रखिए, दिस इज इनकम विच डिटरमिन्स सेविंग्स, इट इज इनकम विच डिटरमिन्स एग्रीगेट डिमांड। मैं भी एग्रीगेट डिमांड पर आऊंगा, लेकिन बाद में आऊंगा। तो जो केंजियन थ्योरी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर 1910 पर 1910 पर he is trying to find out what is wrong. He is trying to find out what is wrong, but he is unable to find out because he believes in the Keynesian axioms that wages, prices and interest rates are flexible. ये माइक्रो मैक्रो का अंतर है। माइक्रो से हाउ वी मूव टुवर्ड्स मैक्रो, दिस इज वेयर द केन्स हैज स्टार्टेड ए न्यू काइंड ऑफ थॉट, बट दिस थॉट इज रॉन्गफुल, सही नहीं है, बिकॉज द बेसिस इज रॉन्ग, आधार गलत है। अगर आधार ही गलत होगा तो मॉडल गलत हो जाएगा। तो ही कम्स आउट विद गुड फंडामेंटल इक्वेशंस। केवल सेकंड वाली की ही डिस्कशन कीजिए, फर्स्ट तो खाली लिख दीजिएगा, डोंट इवन नीड टू राइट। लेकिन डिस्कशन करने के बाद आपको बताना पड़ेगा व्हाई हिज थ्योरी बिकम्स क्लासिकल, बिकॉज देन इन हिज थ्योरी दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, so pi will be equal to E upon O, and then pi O is equal to M upon into V, and this is Fisherian theory. He has got no conclusions because he has Keynesian fundamental assumptions. तो केन्स का फंडामेंटल assumption क्या गलत है? केन्स का क्लासिकल का फंडामेंटल एक्सियम्स में पढ़ा चुका हूं, उसमें पहला डिस्कशन हम लोग ये करने जा रहे हैं। अब आगे वाले चैप्टर में मैं पूरा नए ढंग के केन्स को पढ़ूंगा, लेकिन पहले पढ़ाऊंगा बहुत मुश्किल टॉपिक, केंजियन थियरी ऑफ इंटरेस्ट। आई डोंट नो वेदर इट हैज बीन टॉट और नॉट, क्योंकि पहली दफे आपको पता चलेगा कि केंजियन का थॉट प्रोसेस कैसा है। अभी मैं बता रहा हूं हाउ द थॉट प्रोसेस हैज स्टार्टेड टू चेंज। मैं अभी स्टॉप कर रहा हूं, अगर किसी को कोई सवाल पूछने की जरूरत हो तो पूछ सकता है। सर एक मिनट, एक आने दो यार, बंद तो करने दो। हाँ, प्रिया कुमारी हैज रेज्ड अ क्वेश्चन। बताओ भैया, प्रिया कुमारी पहले पूछेंगी, उन्होंने पहले पूछा। सर ये बच्चे आज कम क्यों रह गए? बड़ा खराब बात है। हम केन्स पढ़ाएंगे फिर दिक्कत आएगी। 190 तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सर प्लीज रिपीट द सेंटेंस दैट केन्स वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। वो वाला सेंटेंस रिपीट केन्स इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स ऑफ द क्लासिकल, दैट ऑल थ्योरीज कैन बी माइक्रो। हर चीज को माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है। केन्स इज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड आउट। इन्वेस्टमेंट और सेविंग अलग है, और एम्प्लॉयमेंट अलग है, और मनी अलग है। केन्स इज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड आउट कि मनी इल्यूजन होता है। केन्स इज द फर्स्ट पर्सन टू फाइंड आउट कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है। केन्स एक बहुत नई चीजें करता है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तो शुरुआत मैंने सिर्फ समझाने की है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ना बताता तो कोई बात नहीं, इस पर तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता, किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है। समझाने की कोशिश कर रहा था, दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग। नहीं समझ में आया फिर पढ़ा दूंगा। मेरे संग ऐसा नहीं होता, मैं सैटरडे संडे को भी क्लास ले लेके बराबर करता हूँ। मेरे संग ऐसा नहीं होता कि मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा मैक्रो भी पे भी जाऊंगा, और थोड़ा मैं उस पर भी जाऊंगा। यस, हैज एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? अगर नहीं है तो बंद कर दें आज, क्योंकि आई हैव नॉट। सर व्हाट इज रियल इकोनॉमी? रियल इकोनॉमी माने सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, गुड्स, कमोडिटीज, सर्विसेज। मनी इज प्राइसेस एंड मनी। थैंक यू सर। No more questions. Nobody has raised hand. So we meet again. हाँ, बोलो। हाँ, So yes. IDAS is realized investment. So what is realized investment? Yes. There is a planned investment. Planned investment means we keep some money that we will invest it. Right? That is planned investment. हमने सोचा कि 1000 बचाया, इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। But realized investment is what is actually done. वहां पर हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। आई डैश को क्या लिखा है? E upon O into R. R क्या है? दिस इज कैपिटल गुड्स, द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट दैट हैज बीन डन। यहीं से मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, जस्ट डोंट वरी। आज श्रद्धा पूछो नहीं समझ में आया, पहले मैं इनको बता दूं कंवर साहब को, तब एक बार बता दूंगा, R+C बता दूंगा। कुंवर साहब समझ में सुनने की कोशिश कीजिए, यू आर, लेकिन आपका जो टाइटल है वो कुंवर साहब है, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो बेटा एक होता रियलाइज्ड माने जितना वास्तव में खर्च किया, और एक जितना प्लान किया। प्लानिंग माने हमने मनी कितना सेव किया, लेकिन बैंक से मनी लेकर भी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना।
तो रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर डिफरेंट। हाँ, दूसरा सवाल पूछो, जो लड़की पूछ रही थी। सर एक और क्वेश्चन है सर, आप जब फंडामेंटल पढ़ा रहे थे, डेरिवेशन पढ़ा रहे थे, तो उसकी कुछ लाइन मुझे समझ नहीं आई थी। मैं दोबारा फंडामेंटल की सेकंड इक्वेशन को दोबारा दूसरे ढंग से डिराइव कर दूंगा। अगली बार जब मैं आऊंगा तो यहीं से शुरू कर दूंगा। ओके, ठीक, थैंक यू। ठीक। और कोई सवाल जल्दी जल्दी? सर हाँ, अरे कोई पूछता है नहीं यार, हमको दूसरे क्लास लेने होते हैं और बच्चे भी भाग गए सब। फिर अगली बार पढ़ा देंगे। मैं भूल गया था, मैंने आपसे कहा था मैं अगली बार क्या करूंगा, पहले पिछली दफे के क्वेश्चन ही ले लूंगा एंड देन वील मूव बैक। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। हाँ। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्लासिकल सही है कि केनेसियन? अरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पागल सही है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, मेरा लेक्चर सुनना भी। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 15 तारीख को लेक्चर दूंगा एक बड़ा सा, उसकी लिंक तुम्हें भेज दूंगा पूरे BA पार्ट 2 को। उससे सुनना, कितने लोग सुनोगे देखेंगे। सर सर ये जो क्वेश्चन था एक, सर एक इक्वेशन, सर एक जो इक्वेशन दोबारा पढ़ा दूंगा, छोड़ दो। हाँ बोलो, श्रद्धा पूछ रही थी कुछ। सर MRI एंड NRI कैसे डिफरेंट है दोनों? MRI माने बाजार में जो ब्याज दर प्रचलित है, NRI माने जो हमेशा लॉन्ग रन में होना चाहिए। लॉन्ग रन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वेयर S इज इक्वल टू I। MRI माने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो घटता बढ़ता रहता है। NRI अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमेशा इक्वल रहता है। MRI ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। अचानक डिमांड बढ़ गई, MRI ऊपर हो गया। अचानक डिमांड घट गई, MRI नीचे हो गया। ठीक है श्रद्धा? यस सर। सर MRI क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है? NRI will always कांस्टेंट क्यों रहेगा? NRI कैन मूव अपवर्ड्स, कैन डाउनवर्ड्स। जहां I इज इक्वल टू S, दैट इज NRI। NRI माने wherever I इज इक्वल टू S। सर मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ लागू होता है? बिल्कुल, इट इज परफेक्ट कंपटीशन, इट इज परफेक्ट कंपटीशन। चले, नाउ लेट मी क्लोज, नहीं तो होगा नहीं। दिस विल नेवर हैपन। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.